हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव एबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या जिसको हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सी बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम एक बहुत फेमस रिएक्शन जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक फिनॉल है इस तरीके से, ये OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, जब हम इसको ब्रोमीन के जरिए ब्रोमिनेशन करते हैं फिनॉल का, जहाँ पे हम CCl4 को एज एन यूज़ करते हैं एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक OH होगा, या तो आपका Br ग्रुप यहाँ पे आ सकता है, नंबर 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि हो सकता है आपका OH ग्रुप यहाँ हो और इस तरीके से आपका Br ग्रुप हो सकता है यहाँ पर आके अटैच हो जाए एक Br ग्रुप, या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका OH ग्रुप वहाँ पे हो और इस तरीके से आपका यहाँ पर Br ग्रुप आके अटैच हो जाए। सी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको ये समझना है कि बेंजीन रिंग जो हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है मतलब क्या? सी अगर आपने बेंजीन मॉलिक्यूल के बारे में या बेंजीन रिंग के बारे में अगर आराम से डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग के पास अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कार्बन हमारा होता है बेंजीन रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है ना। ये जो रिंग है आप अगर देखो, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी बेंजीन की रिंग है वो काफी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास काफी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और आप सबको पता होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना बड़ा आसान होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, हम उसको कहते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है। वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए सामने कोई एक ऐसी स्पीशीज आ जाती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इस स्पीशीज को हम कहते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जिसको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करता है बेंजीन पे और वहां पे किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मली ये जितने भी कार्बन हैं ये सब हमारे अपने साथ एक एक हाइड्रोजन को लेके रखते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो वहां पर रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और यहाँ से इसको तोड़ देता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाता है, सब्स्टिट्यूट करता है, रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल देख रहे हो, Br बॉन्ड Br, ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद एक पर Br नेगेटिव चार्ज आता है, एक पर Br पॉजिटिव चार्ज आता है। जो पॉजिटिव स्पीशीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। सी न्यूक्लियोफाइल जनरेट कैसे हुआ? हु प्रोड्यूस इज न्यूक्लियोफाइल? ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा कैसे? तो वो जो CCl4 हमने यहाँ एरो के ऊपर डाला हुआ है, आप इसको कैटलिस्ट कहो या रिएजेंट कहो, जो कुछ लोग रिएजेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे कैटलिस्ट कहते हैं, जो भी आप समझो, इस CCl4 ने इस ब्रोमीन को तोड़ के न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने का काम किया। ये न्यूक्लियोफाइल ने फिनॉल पे, ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे ये फिनॉल है, फिनॉल पे अटैक किया। अब जब वो फिनॉल पे अटैक करता है तो फिनॉल यानी जिस कार्बन बेंजीन रिंग के जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग के जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, जैसे मान लीजिए ये वो कार्बन है जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कॉल्ड एज कार्बन नंबर 2, दिस विल बी कॉल्ड एज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। एक देखो, बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी ऑर्गेनिक कभी कभी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ये सब, ठीक है। अब देखो, जो Br ग्रुप आके अटैच करने वाला है, अटैक Br पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, या Br पॉजिटिव की जगह में यहाँ लिख सकता हूँ कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या तो वो पोजीशन 2 पे अटैक कर सकता है। देखो, जैसी पोजीशन 2 दिख रही है वैसी ही पोजीशन 6 है। तो पोजीशन 2 और पोजीशन 6 इनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये जो दो पोजीशंस हैं, पोजीशन 6 को मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, 2 एंड 6 पोजीशन को, यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 को हम ऑर्थो कार्बन कहते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है। पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 जो आप देख रहे हो, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन को, इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। और पोजीशन नंबर 4 जो है, जिस फंक्शनल ग्रुप के एकदम अपोजिट जो हमारे सामने है, हम उसको पैरा पोजीशन कहते हैं। ये पैरा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक कहाँ करेगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा? सी अगर OH ग्रुप नहीं होता,
अगर OH ग्रुप नहीं होता और नॉर्मल बेंजीन मेरे पास होती तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जाके अटैक कर सकता था, कार्बन 1 से लेके 3, 4, 5, 6 कहीं पर भी जाके अटैक कर सकता था, वहां फिर आपको ऑर्थो पैरा मेटा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेंजीन रिंग पे अगर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट, ऑलरेडी कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, सी इस OH ग्रुप की वजह से, इस OH ग्रुप की वजह से इस बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएगा, ये प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएगा। अब हमेशा याद रखना है, जो चेंज सेकंड पोजीशन पे होगा सिमिलर चेंज 6th पोजीशन पे होगा, जो चेंज 3rd पोजीशन पे पड़ेगा वही इफेक्ट 5th पोजीशन पे पड़ेगा। यानी ऑर्थो 2 and 6 को कहते हैं, मेटा 3 and 5 को कहते हैं, और पैरा 4th पोजीशन को कहते हैं। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप मेरे साथ लगा है, मतलब इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कोई ग्रुप G अटैच है। अब ये OH ग्रुप हो सकता है, फिनॉल है तो इसमें कोई और ग्रुप हो सकता था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता था, अमाइन का ग्रुप हो सकता था, इमाइड हो सकता था, अमाइड हो सकता था, कोई भी अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, जिसको मैं G के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, इस कार्बन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आई होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है और उसी को हमें समझना है। अब ये जो ग्रुप जो है, ये हमारे ग्रुप 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रुप जिसको कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरे जो एक टाइप के ग्रुप होते हैं जिसको कहा जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सी बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में फर्क क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जो बेंजीन रिंग के अंदर, यानी यहां से अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, एक तरीके से आप जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में समझते हो, इलेक्ट्रॉन पुश करने का जो काम करता है, जिससे बेंजीन रिंग के कार्बन्स के अंदर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देखो उनपे ऑलरेडी एक पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, आप चाहो तो इस बेंजीन, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, आप बेंजीन रिंग को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इसके नीचे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ऑलरेडी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रुप वहां अटैच हो जाए जो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता हो, हम उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज होती है। अब इसीलिए हम एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको कहते हैं। सी एक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली काम कैसे करता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली काम कैसे करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। बेसिकली 3 होते हैं बट हम उनको 2 में क्लासिफाई करते हैं। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अपनी 2 प्रॉपर्टीज की वजह से काम करता है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा जिसको कहा जाता है रेजोनेंस, या जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, रेजोनेंस या जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तीसरा एक और हो सकता है जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, जो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं वो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 ग्रुप होते हैं जो जिम्मेदार, ये 3 इफेक्ट होते हैं या 3 फिनोमिनॉन होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर कोई ग्रुप उसको एक्टिवेट करेगा या कोई ग्रुप उसको डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, आई होप आपको एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में समझ में आया होगा। अब ये कैसे काम करते हैं, सी हम सबको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, वो सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस जो होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड, इसमें भी मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आपका रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म जो होता है वो आपके पाई बॉन्ड से ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट करता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है और पाई बॉन्ड भी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, मेसोमेरिज्म और हाइपर कॉन्जुगेशन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली इन तीनों इफेक्ट के वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। अगर आप इसको मेरे कोर्स में देख रहे हो ऐप पे, तो मैंने कोर्स में भी आप ऊपर जाके देखोगे, आपको ऊपर ये वीडियोस मिल जाएंगे, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप काम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे। सी अगर मैं बात करूं एक्टिवेटिंग ग्रुप की, वो ग्रुप जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, एक लिस्ट छोटी सी मैं दे देता हूं। एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये लिख लेना, काम आएगी कभी भी। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होंगे जो अगर बेंजीन रिंग के साथ लग जाते हैं, बेंजीन रिंग के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ पुश करेंगे। दे विल पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। ये कौन से ग्रुप होते हैं? ये हो सकता है ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ये हो सकता है NH2 ग्रुप,
ये जो G है यहाँ पे O अगर लगा हो या NH2 लगा हो या यहाँ पे OH ग्रुप लगा हो या यहाँ पे OR ग्रुप लगा हो या यहाँ पे NHCOR, आई होप आपको ये ग्रुप पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको NH लिख देता हूँ, NHC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R ग्रुप अगर लगा हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है, अल्काइल ग्रुप अगर कहीं पे लगा हो, अल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप लगा, टोलुडीन के बारे में अगर आप पढ़ोगे वहां पे आपको समझ में आएगा, अगर अल्काइल ग्रुप कहीं लगा हो, ये वो लोग होते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग एक और चीज से, एक और हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको जब आप एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ोगे तो हम इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप इसको देखोगे, कुछ कुछ किताबों में इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिस्ट याद रखना। अब इसमें नॉर्मली अगर आप देखो, ये वो लोग होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहचानने का एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये वो लोग होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के पास। अब अल्काइल ग्रुप के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, बट फिर भी वो कैसे रिंग को एक्टिवेट करता है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये बाकी के जो ग्रुप्स हैं, ये जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट की मदद से आपकी रिंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिवेट क्यों होती है? या तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट तब आएगा जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और या तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, स्पेशली जो कि अल्काइल ग्रुप के केस में ऑपरेट करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और लिस्ट में ऐड कर लेना जिनको हम कहते हैं हेलोजेंस। सी नॉर्मली लोग हेलोजेंस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझते हैं, यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं, इनको एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे हेलोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन को, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इस वीडियो में आने वाले टाइम में मैं आपको बताइए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, आपको डिटेल में थोड़ा सुनना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगला हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर करना प्लीज। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब वो लोग होते हैं, अगर वो ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के साथ इस तरीके से लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये हो जाएगा मान लीजिए NR3 विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये ग्रुप में स्पेशली NO2 ग्रुप, इसको याद रखना, ये NO2 मॉलिक्यूल ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा। फिर इस केस में आ जाता है साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस केस में आ जाता है SO3H, इस केस में आ जाता है आपका C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एल्डिहाइडिक ग्रुप हम जिसको कहते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपका आ जाता है। अगर ये कोई ग्रुप अगर आपके यहाँ पे अटैच हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं, जिसको EWG भी कुछ किताबों में लिखा जाता है। ये ग्रुप अभी इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो हमारे डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते समय हमारे नजरों के सामने आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई मॉलिक्यूल अगर एक्टिवेटिंग है तो वो कैसे एक्टिवेटिंग है। एक एग्जांपल लेके आप हमें बता दीजिए, जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं या मान लीजिए OR की हम बात करते हैं, लेट्स स्पीक अबाउट दिस OR ग्रुप, और हम एक हेलोजन का एग्जांपल लेंगे। इन दोनों एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिवेट कैसे होता है। डीएक्टिवेटिंग में आप मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल लेंगे, नाइट्रो ग्रुप के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो डीएक्टिवेटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, मैं उम्मीद करता हूं आपको रेजोनेंस का फिनोमेनन पता है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आता है, आपको ये भी पता है कि एरोस का यूज क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एरोस को यूज करते हैं। ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो या आप मेरे ऐप पे देख रहे हो, मेरे कोर्स में देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके बाद मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक बेंजीन रिंग है, आई हैव अ बेंजीन रिंग लाइक दिस, जहां पर यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और वहां पर मेरे साथ उसके साथ CH3 ग्रुप लगा है, जिसको OMe ग्रुप कहते हैं। OMe यानी ये Me मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। सी देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और हम सबको पता है बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर कर सकता है इस कार्बन के साथ। अगर देखो कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे इस कार्बन ने अगर आप देखो तो 2 बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, तीसरा यहाँ बनाया हुआ, चौथा यहाँ बनाया हुआ।
अब ऑक्सीजन उसको जबरदस्ती डरा धमका के, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, दादा इंसान है भैया, भाई इंसान है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इस कार्बन को कहता है मेरे साथ बॉन्ड बना। अब वो कार्बन कहता है भैया देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ बॉन्ड बना रखा है, बोलता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, तेरे को इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो एक काम कर, अपने इलेक्ट्रॉन जो थे, देखो 1 बॉन्ड करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, तब जाके एक सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहा है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा और मेरे साथ बॉन्ड बना। कार्बन कहेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन से उसका क्या करूं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक कार्बन का। ये ऑक्सीजन कहता है तुम एक काम करो, वो जो बॉन्ड तुमने यहाँ बना रखा है ना इस कार्बन के साथ, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दे दो, दान कर दो उसको, जब मतलब एक उसका उसको दे दो और तुम्हारा भी उसको दे दो, क्योंकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, कहीं पे नुकसान नहीं होना चाहिए। और यहीं पे हमारा फिनोमिनन स्टार्ट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ CH3 होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान करके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। इस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इस कार्बन के पास चले गए, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा। अब ये वाला जो कार्बन है देखो वो अमीर बन गया थोड़ी देर टाइम के बाद, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ये बहुत जरूरी है समझना, कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, समझ में आया? अगर मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले हैं इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ने दिए हैं, तो कार्बन ने अपने ये जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही कार्बन के पास चले गए। मतलब समझो भैया तुम ऑक्सीजन हो, मैं कार्बन हूँ, मेरा एक दूसरे कार्बन के साथ टाँका भिड़ा हुआ है, हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो टूटता नहीं है, याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो ऐसे समझ लो ये एक कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, यहाँ लोन पेयर थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पिक्चर में लाके खड़े कर दिए और बोल दिया जबरदस्ती कहा मेरे साथ बॉन्ड बना। देखो बन गया, और कार्बन का एक टाँका यहाँ भिड़ा हुआ था इस तरीके से। कैन यू सी दिस पोजीशन? परफेक्ट। अब कार्बन यार 2 और 2 4 1 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, तो अपना ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पाएगा, इसी सबसे तो एक्सटेंडेड हो जाएगा ऑक्टेट रूल। तो वो अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि एक इसका है और एक इसका है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इसको दे देता है। अब समझ में आया इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ और इस पे पॉजिटिव क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें से एक कार्बन के पास और एक मेरे पास रह के बॉन्ड बनाया जबरदस्ती। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया जो अब मैंने यहाँ समझाया, आपको क्लियर है? अच्छा, अब ये कार्बन के पास जब नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन में, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं इस कार्बन को कहेगा देख मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरा तो मेरे पास है ही है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, चल अपन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट आई गेट इज ये पूरी कहानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, एक मेरा और एक एक्स्ट्रा। अब मैंने वो यहाँ दे दिया तो इस कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश कर दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चले जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे चला जाएगा एंड व्हाट आई गेट फाइनली इज ऑक्सीजन CH3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मत बनाना भूलना, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड लाइक दिस, इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो अब ऑक्सीजन को दोबारा अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। व्हाट आई विल बी गेटिंग इज अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम, इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एरोस का खेल आपको समझ में आता है। नहीं आएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इसके बिना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जहां पर मेरा ऑक्सीजन CH3 ग्रुप लगा हुआ था, जहां यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसमें 1 2 3 4 5 मेरे पास डिफरेंट, जिसमें पहला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ देखो और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ देखो, बट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं कह सकता हूँ इन ऑल 4 मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें से एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और बाकी 3 स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, जिसमें से नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। वो तो भाई बाय डिफॉल्ट होना ही था क्योंकि उसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। मतलब इस तरीके की अगर मेरे पास पोजीशन बनती है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCH3,
तो आप अगर इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो तो कार्बन नंबर 1 अगर ये है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, तो कार्बन नंबर 2 पे भी नेगेटिव चार्ज आया था, कार्बन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बना, इसके स्ट्रक्चर्स में एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बना जिसमें कार्बन 4 पे था और कार्बन नंबर 6 पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब सोचो, अगर कल को एक इलेक्ट्रोफाइल आता है पॉजिटिवली चार्ज, अब जब वो आके इस मॉलिक्यूल को देखेगा बेंजीन रिंग ऑक्सीजन CH3, उसको समझ में आएगा इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं ये और चौथा न्यूट्रल है। वो वेट करेगा, हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल तब आके अटैक हो जाए जब आपका ये मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे था। अगर वो इस पोजीशन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक कर दिया तो मुझे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड मेरा बनेगा इस तरीके से OCH3, और यहाँ पर सिंस वहाँ नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज, वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक हो जाएगा। मतलब ये कौन सी पोजीशंस होती है, जो साइड साइड की पोजीशंस होती है, इसको कहा जाता है ऑर्थो कंपाउंड बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता था अगर इस टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ था तो वो यहाँ अटैक करता और मेरा जो कंपाउंड बनता वो कंपाउंड ऐसा बनता OCH3 इस तरीके से, और हो सकता था इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाता क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाता वहाँ अटैक करता और वहाँ चिपक जाता, है ना। बॉन्ड जो भी मैकेनिज्म होता, मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहते, हमको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज पसंद है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ होता, और या तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरा कंपाउंड कहते हैं क्योंकि ये पैरा पोजीशन से जो फंक्शनल ग्रुप के सामने वाली होती है। अगर इस समय इलेक्ट्रोफाइल आ जाता तो उस समय मेरे पास OCH3 बनता, इस तरीके का मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाता, इस तरीके से डबल बॉन्ड ऐसा, जो भी आप जैसे भी इसको बनाना चाहो, और आपका यहाँ आके आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता। इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। मतलब समझो, OCH3 ग्रुप वो ग्रुप है जिसने अपने मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से प्लस M इफेक्ट की वजह से, व्हाट इज प्लस M, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुश किया, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इन 3 पोजीशंस पे, पोजीशन नंबर 6 मैं लिखना चाहूंगा, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 6, जिसमें से 2 और 4, 6 पोजीशन जो होती है वो आपकी होती है ऑर्थो पोजीशन, और 4 पोजीशन जो होती है वो आपकी होती है पैरा पोजीशन। इन 3 पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिवेट। मतलब कल को अगर कोई बेंजीन रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है और उस बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ सप्लाई करता हो, तो वो हमेशा कार्बन की पोजीशन नंबर 2, कार्बन की पोजीशन नंबर 4 और कार्बन की पोजीशन नंबर 6 को एक्टिवेट कर देगा। यानी यहाँ पे 1, 4, 6 पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है। मतलब अगर आपका कल को एक ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से हो सकता था, हाइपर कॉन्जुगेशन से हो सकता था, या मेसोमेरिज्म से हो सकता था। मेसोमेरिज्म मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट, जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर और वो आके कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हिला दे रहे हैं, ठीक है, और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो अगर आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप या तो वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, या तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, कोई भी इफेक्ट अगर वो दिखाता है जिससे पोजीशन नंबर 1, 4 और 6 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा यहाँ पे, या पैरा पोजीशन पे वो यहाँ अटैच, अब देखो ये दोनों एक ही बात है, आप या तो वो यहाँ आके अटैच होगा, दोनों को पैरा ग्रुप ही कहा, दोनों ऑर्थो प्रोडक्ट कहा जाता है। या तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा।
आई होप लॉजिक समझना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे या तो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। कैन यू सी मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा पोजीशंस को एक्टिवेट नहीं कर पाते। आप उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेना। चलो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो आपने दिखा दिया सर मेसोमेरिक इफेक्ट, ये तो आपने मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा दिया। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट दिखाओ। सी हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने कहा था कौन दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन? अल्काइल ग्रुप। तो मान लीजिए कल को मेरे साथ एक कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये मेरे पास पहला कंपाउंड। मान लीजिए कल को यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट के यहाँ चला जाएगा। मतलब वही फिनोमिनॉन होगा, कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो थे 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मतलब वो बॉन्ड अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है इस तरीके से। अब भाई देखो अगर एक कार्बन ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो अपने जहाँ ऑलरेडी उसका डबल बॉन्ड था उसको तो तोड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैन यू सी? ये शिफ्टिंग हो गया यहाँ पे, बॉन्ड शिफ्ट हुआ। आपको एरोस का गेम खेलना आता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो देख लेना। मैं ऊपर भी, आप अगर यहाँ देखोगे ना, यहाँ ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं वहाँ पे आपको डाल दूंगा, आपको स्लाइडर्स आ जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब आगे की कहानी तो आपको पता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये रेजोनेशन हो रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट है, बट स्टार्ट किसकी वजह से हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन अब रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है। यहाँ कार्बन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड वहीं रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। मेरे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और मुझे फिर से वही कंपाउंड मिलेगा, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस तरीके से। आई होप गॉट इट माय पॉइंट। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पे अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है इस तरीके से तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर डालता है, जिससे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6, अगर मैं बार बार बेंजीन रिंग मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, ये सर्कल बना देता हूँ, डबल बॉन्डेड सिस्टम को नहीं बनाता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो पे, या तो वो पैरा पे जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसीलिए क्या मैं यूं कह सकता हूं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो मैं इनको रेड कलर से लिखना चाहूंगा, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी या तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक, अब बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। तो मैंने आपको मेसोमेरिक भी दिखा दिया, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा दिया। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो शेयर कर लिया उसने ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है उसने, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन, ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन हमारे यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम में इन्वॉल्व है, अगर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले पाई बॉन्ड को, ये वाला ऑक्सीजन कभी नहीं खींचेगा। याद रखना, नाइट्रोजन के कंपाउंड की खासियत है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से वो 2 बॉन्ड बना लेता है नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मल ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, और इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन वो बनाएगा बेंजीन रिंग के साथ। अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच ले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा
तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो नाइट्रोजन बोलेगा ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर करो। लॉजिक समझा? तो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट थे वो शिफ्ट होके यहाँ चले गए हैं। देखो तो डोंट यू फील इस कार्बन का, देखो इस केस में और इस केस में फर्क यही है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा था तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास जा रहे थे, यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई है, नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, गुंडागर्दी करता है, तो इस कार्बन पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी के डबल बॉन्ड वहीं रहेंगे। अच्छा अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये बॉन्ड यहाँ अगर शिफ्ट हो जाएगा अगले स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डोंट यू फील ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड वहीं रहेगा। समझा? अब अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, मैं डेटिव बॉन्ड बार बार बनाऊंगा नहीं, आप समझ लेना उसको, यहाँ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके बाद अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो इसको वापस रिटर्न आना पड़ेगा, तो आई विल गेट नॉर्मल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नॉर्मल कंपाउंड, फर्स्ट एंड लास्ट सेम कंपाउंड है, बीच के तीन। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन रिंग के वही ऑर्थो पोजीशन, ये और ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन कंपेयर करना, आप जरा कंपेयर करना, अगर यहाँ पे OMe ग्रुप अटैच था, OMe ग्रुप, तो वो कौन से पोजीशंस थे बेंजीन रिंग के, ये वही पोजीशंस थे जो एक्टिवेट हो रहे थे। ध्यान से सुनना जरा, ये वो पोजीशंस थे जिन पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा था। वहीं अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है तो उन्हीं कार्बन में से इलेक्ट्रॉन छिन जाता है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना, सोच समझ के, अगर COMe ग्रुप अटैच था इस तरीके से, OMe ग्रुप अगर अटैच था इस तरीके से, और अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, तो मुझे बताइए वो कौन से कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती। तो सर देखो ये ग्रुप कार्बन पे और इस कार्बन पे नेगेटिव और नेगेटिव डेवलप होता, एम आई राइट? इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीशीज है, तो या तो वो ऑर्थो कंपाउंड बनाएगा या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, OMe कंपैरेटिवली देखो, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे, या मैं कहूँ यहाँ पे, यहाँ या यहाँ एक ही बात है, या तो वो जाएगा पैरा पोजीशन पे, मैं यहाँ सर्कल बना देता हूँ, या तो वो जाएगा पैरा पोजीशन पे, मतलब आपका ऑर्थो एंड पैरा मेजर प्रोडक्ट होंगे, ऑर्थो और पैरा, या मैं एंड लिख दूं, ऑर्थो एंड पैरा आर मेजर प्रोडक्ट। क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? सर प्रोबेबिलिटी तो है, बट बहुत कम, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां पर तो पॉजिटिव, देखो वैसे तो वो बेंजीन रिंग है भाई, वहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी है, बट इन तीन कार्बन से के मुकाबले ये जो दो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कम हो चुके हैं, उन पे पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन तीन कार्बन के मुकाबले कम हो चुकी है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आए, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। तो मैं इनको, ये जो आपके जो है ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये आपका क्या है पैरा प्रोडक्ट, ये आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, समझ में आया? अच्छा, वहीं अगर मान लीजिए इसी बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नेगेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता, तो यहाँ पर भी तीन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता? सर पहला प्रोडक्ट ये बनता कि आपके पास NO2 ग्रुप अटैच है,
आपके पास बेंजीन रिंग है इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे। पहली बात, अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो इन कार्बन्स पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप था आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग। और इसको क्या कहते हैं? डी एक्टिवेटिंग। बार बार लिखने का मकसद यही होता है कि ताकि चीजें याद रहें। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये एडजेसेंट कार्बन और अपोजिट कार्बन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर डीएक्टिवेटिंग है तो एडजेसेंट कार्बन और अपोजिट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आया ही है तो वो कहाँ जाना पसंद करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अगर ओएमई ग्रुप था तो कंपैरिजन करो इन कार्बन्स का और रेड वाले कार्बन्स का। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्यों जाएगा? अगर आप यहाँ कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो पोजीशंस थे वो इलेक्ट्रॉन में कम हो गया है। तो ये आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, और यही आपका जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा NO2, इस तरीके से बेंजीन रिंग। मैं सर्कल बना देता हूँ अंदर, वो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आए। और तीसरा है आपका मेटा प्रोडक्ट, ये आपका हो गया पैरा प्रोडक्ट, और ये आपका हो गया मेटा प्रोडक्ट। या तो यहाँ या तो यहाँ, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब मुझे बताइए क्या दिमाग लगता है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करेगा? ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा यार तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुमके मुकाबले तो ये कार्बन ज्यादा बेटर है। देखो इन दो कार्बन पे कुछ नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी वो न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में भी वो न्यूट्रल हैं। बस जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी है, बस उन पे बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल वहां चले गए। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो इन तीन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ये तो अभी भी वैसे ही है, देखो ये तो अभी भी वैसे ही है। तो बेसिकली मेटा पोजीशन पे कभी कुछ होता नहीं है जल्दी। जो पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 होती है, ऑड नंबर याद रखना। एक और तरीका बता देता हूँ, ऑड नंबर से याद रखो इनको। देखो 3 एंड 5 ऑड नंबर जो है वो मेटा पोजीशन है, ठीक है। तो वहां कुछ नहीं होता। तो अगर अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहाँ होगा? इस पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे। तो आपका जो मेटा प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और आपका जो ये प्रोडक्ट होगा वो आपका अब माइनर प्रोडक्ट होगा। तो फाइनली इसको सम अप करते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, एरो से समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसको हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरी बात, यहाँ पे पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन को वो डायरेक्ट करेगा। किसको डायरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ये कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जहां इन कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे नेगेटिव 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 चार्ज डेवलप होता है। अगर वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो उन्हीं पोजीशंस पे पॉजिटिव 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 चार्ज आएगा, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहली बात। दूसरा, इसको क्या कहेंगे? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। किसको डायरेक्ट करेगा मेटा? इलेक्ट्रोफाइल को। याद रखना, किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मैं यहाँ ऐसा बनाना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा पॉजिटिव, या तो वो यहाँ जाएगा या तो वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ गया मतलब यहाँ। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ अटैक करेगा जाके। अब यहाँ मतलब यहाँ, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 2, 4, 6 है।
समझा। यानी हम इसको एक और भाषा में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास है तो जो हमारे इस वीडियो की हेडिंग थी क्या थी, डायरेक्टिव एबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आपका जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है क्या वो कौन सी डायरेक्टिंग एबिलिटी रखता है। देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मेटा। और ये डायरेक्टिंग प्रॉपर्टीज किसके केस में है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। याद रखना आपके एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग होती है वो स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। उम्मीद करता हूँ, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये कुछ मेन है। क्लियर है। अब आप मुझे आंसर दे सकते हो कि आपका OH ग्रुप लगा हुआ था। अब देखो ये OH ग्रुप, OH है तो ऑक्सीजन ना, है तो ऑक्सीजन ना। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन है तो रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट। अगर वो रिंग को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब मेटा पोजीशन पे वैसे भी कुछ नहीं होता। तो ब्रोमीन में से जो इलेक्ट्रोफाइल आपका डेवलप हुआ है वो जाके अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, या तो वो बना सकता था ऑर्थो प्रोडक्ट, या तो वो बना सकता था मेटा प्रोडक्ट, या तो वो बना सकता था पैरा प्रोडक्ट। बोलो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा जो होंगे वो मेजर होंगे, और मेटा जो होगा वो अब आप सोचोगे सर ये मेजर माइनर और मेजर क्या। देखो भाई ब्रोमीन जब आएगा वो कोशिश करेगा कि मैं वहां जाऊं जहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो OH का, जब हमने स्ट्रक्चर देखा, या OMe का देख लो, तो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर भी था। जरूरी है क्या हमेशा नेगेटिव, देखो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इन पोजीशन, अगर न्यूट्रल हुआ तो ये पोजीशन और ये पोजीशन फिर इक्विवेलेंट हो जाती है। अगर नेगेटिव आया तो तीन पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन पे वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तब पॉसिबिलिटी है। मतलब मुझे एक बात बताओ, 4 स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें मेटा पे जाने का चांसेस है, बाकी 3 स्ट्रक्चर में मेटा पे जाने का चांसेस नहीं है इलेक्ट्रोफाइल का। मतलब मेटा का बनने का 25%, राउंड ऑफ 25% चांसेस है, क्योंकि 4 पोजीशंस में से एक न्यूट्रल, 4 स्ट्रक्चर्स में से एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है जिसमें कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है। उस केस में ये कार्बन एक जैसे दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे भी चला जाए, ऑर्थो पे चला जाए, या पैरा पे चला जाए। अब अगर बाकी के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ रहा है। मतलब 4 केसेस में से एक ऐसा भी स्ट्रक्चर, उसमें भी देखो पॉसिबिलिटी कितनी कम हो जाए। जरूरी है कि अगर न्यूट्रल होगा तो वो मेटा पे ही जाएगा, तो उसमें भी देखो 3 में से एक चांसेस है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो 3 स्ट्रक्चर ये, और यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी अटैक करने की। 6 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो मेटा पे जाके अटैक कर सकता है। तो दिस इज वाई हम कहते हैं कि जो मेटा प्रोडक्ट होगा इस केस में, फिनॉल के केस में, जहाँ पे इन पोजीशंस पे अटैक हो जाए वो बहुत कम होगा, इसलिए वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो आई होप आपको एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग समझा, डायरेक्टिव एबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट समझा। ये वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज दोबारा वापस देख लेना, एक बार अच्छे से रिवाइंड करना। और अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपका अगला कर्तव्य और आपका दायित्व ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे। शेयर करने से पहले वो जो थम्स अप है ना उस पर लाइक करोगे, वो तो बनता है ना, इतनी मेहनत करके मैंने सिखाया है तो यार लाइक तो कर ही सकते हो। और इसको शेयर करोगे ताकि आप जैसे बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।